खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले आधे घंटे बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। रीट पेपर लीक में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सौदेबाजी के कथित ऑडियो ने एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस को आमने सामने ला दिया है। रीट लीक्स को लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में लेन देन से संबंधित बातचीत सुनाई पड़ रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दावा है कि इसके तार राजीव गांधी स्टडी सर्किल तक जा रहे हैं। हाँ, दिन वगैरह अमित कह रहे भाई जब ऐसा की मेरी घर वाले की डिलीवरी है यार। फतेह सिंह भैया पूछ रहे वगैरह अमित कहाँ है? हाँ, नो कहिए वो ऐसा समय मेरे पैसा है वो जिनके नक्के समझा दिए। तू कह दीजिए यार, मैं कह दिए कि भाई साहब ऐसा चलाते हैं चक्का पड़ो बेचार डूब कोई किनारे। मैं जब एक 20-25 लाख दे दिए तो अब तुम्हारे दे दिए। इससे बाद लोरे को फोन आ रहा हूँ, करो मैं अच्छा मास्टर बनो, टीचर बनो, वो करो यार, मेरे पैसा फंस गए यार। कौन सा लोरे हुआ होगा, मतलब कच्चे दिन पे कोर्ट पे आएगा तू तुम्हें फ्री करना देने तो सही है पैसा दे दिए। अभी कहाँ तो यार सुना आपने, ये वही ऑडियो है जिसे एबीवीपी ने जारी किया है। छात्र संगठन का दावा है कि इसमें बात करने वाले व्यक्ति का नाम अमित है, जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर बनय सिंह की पत्नी का भाई है। ऑडियो में अमित सब काम करने की बात कहते हुए परीक्षा के संबंध में लेन देन करने और पैसे लौटाने की बात कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऑडियो सामने आने के बाद पेपर लीक में राजीव गांधी स्टडी सर्किल की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की है। क्या जिम्मेदारी रही और राजीव गांधी स्टडी सर्किल में क्या जिम्मेदारी रही, आप लोगों के पास मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा और ये प्रिंट भी दे दूंगा। इसमें प्रत्येक में हर व्यक्ति से क्या जिम्मेदारी है, ये 40 लोगों की सूची हम लोगों ने तैयार की है। इसके बाद में हमारे पास में 3 ऑडियो क्लिप भी हैं। उन ऑडियो क्लिप में स्पष्ट रूप से पैसे के लेन देन की बात हो रही है। उसमें हम देखेंगे तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर बनय सिंह जी के साला अमित, वो अमित नाम का व्यक्ति पैसे के लेन देन की बात कर रहा है। और उस अमित का चेक, ये चेक उस अमित का हमारे पास है। उसने पैसे की लेन देन की और अपने चेक दिए गारंटी के तौर। वहीं ऑडियो को लेकर राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में साफ किया कि उनका रीट परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जिस रिश्तेदार अमित के ऑडियो को लेकर उनका कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है, उससे उनका 2 सालों से संबंध नहीं है। महेश जी, इसमें ऑडियो एक नहीं, इसमें 3 आए हैं। तीनों ऑडियो मतलब मैंने देखे। एक तो कल आया था, मैं आपको पहले भी कह चुका था, मेरा या आपका कोई रिश्तेदार यदि गलत काम करता है तो उसके लिए मैं और आप जिम्मेदार नहीं हो सकते। मेरे साले अमित से मेरे 2-2.5 साल से ना तो किसी तरह कोई संपर्क है और ना ही मेरा कोई संबंध है। संबंधित को चाहिए कि पुलिस में शिकायत दर्ज करे। बीजेपी की छात्र विंग ने ऑडियो के साथ करीब 40 नामों की सूची जारी कर कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और सवाल उठाए कि स्टडी सर्किल के इन लोगों को किस आधार पर परीक्षा में नियुक्त किया गया। हमारे पास में इन 40 लोगों की सूची के अलावा कई तथ्य ऐसे हैं कि ये 9 लोग जो अभी 4 जेल में है। भजनलाल ठेकेदार जो बीकानेर से पकड़ा गया, एक है रामकृपाल मीना जो शिव शक्ति कॉलेज चलाता है,
इनके साथ में 10-15 दिन पहले डोटासरा जी के साथ में 9 लोगों का फोटो है, जो BS बैरवा, सुभाष, प्रदीप पारासर, बने सिंह, ये सारे के सारे लोग इनके साथ में क्या कर रहे थे, ये स्पष्ट तौर पर साबित करता है। और रीट के फर्स्ट लेवल में पेपर खुले की सूचना कविता महावर, रोल नंबर ममता कुलेरी, इन्होंने अपने LVS कॉलेज में सेंटर था, इन्होंने स्पष्ट तौर पर दी थी। और ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस कितना फंड देता है, इसकी भी जांच सरकार करे। ABVP ने सरकार पर सवाल उठाए तो जवाब में कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस ने ABVP के आरोपों पर पलटवार किया और ऑडियो की सत्यता पर सवाल खड़े किए। देखिए, जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उनको लेकर के पारदर्शिता के साथ SOG जांच कर रही है। SOG का गठन ही इसलिए हुआ है और ABVP ने जो क्लिप जारी की है कि उसकी ऑथेंटिसिटी, उसमें कौन है कौन नहीं है, ये सब सामने आ जाएगा। जांच तो हर तथ्य पे होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, हमारे नेताओं का आरोप लगाने से पहले ये बताना चाहिए कि ऑडियो क्लिप तो पूर्व जब इनकी सरकार थी तो इनके जो शिक्षा मंत्री थे कालीचरण सर्राफ, इनके खिलाफ भी आई थी, उनके बेटों की मान्यता देने के नाम पर पैसे मांगने की। अगर ऐसी तब तो इन्होंने मांग नहीं की, ना कोई जांच भी उठाई। तो आज जो ये आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाने के आधार पर जो ये कार्रवाई चाहते हैं वो गलत है। एक और रीट लीक्स को लेकर जांच चल रही है तो दूसरी ओर रोजाना नए नए सबूत भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी और ABVP इस मामले में CBI जांच की मांग पर अड़ी है तो कांग्रेस सरकार किसी भी सूरत में SOG के बाहर जांच का दायरा नहीं ले जाना चाहती। ऐसे में रीट लीक्स पर फाइनल फैसला कब आएगा ये कह पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। मरुधरा में महाराणा के प्रताप को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ा है। डोटासरा के बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर है तो बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेल खेल रही है। रीट पेपर लीक मामले की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि कांग्रेस ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा दे दिया है। महाराणा प्रताप और अकबर पर दिए गए बयान के बाद प्रदेश में एक बार फिर से सियासी उबाल है। प्रताप अकबर युद्ध पर सियासी रण, स्वतंत्रता के संग्राम पर महाभारत, स्वाभिमानी इतिहास पर सवाल क्यों, प्रताप के पराक्रम पर प्रश्न क्यों? सवाल यही है और इसी को लेकर प्रदेश में सियासी उबाल है और वजह है PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नागौर में दिया गया बयान और नतीजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को सत्ता का संघर्ष बताने पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल डोटासरा ने 17 फरवरी को नागौर जिले में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन कहा था, बीजेपी ने अपने राज के दौरान विद्या भारती की तर्ज पर पाठ्यक्रम बनवाए। उन्होंने महाराणा और अकबर के बीच हुई लड़ाई को धार्मिक लड़ाई बताकर पाठ्यक्रम में शामिल करवा रखा था, जबकि यह सत्ता का संघर्ष था। बीजेपी हर चीज को हिंदू मुस्लिम के धार्मिक चश्मे से देखती है, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया कि हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी। अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था, इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमान दिखते। राहुल जी यही तो कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में यही फर्क है। हिंदुत्ववादी हमेशा दो धर्मों के लोगों को लड़ाने में विश्वास करता है, आपस में नफरत फैलाता है, झूठ बोलता है और कुछ नहीं होते हुए भी अकड़ के चलता है। ये किस पे कह रहा हूं समझ गए? कुछ नहीं होते हुए भी अकड़ के चलता है, वो हिंदुत्ववादी है। डोटासरा के बयान को लेकर सियासी युद्ध छिड़ गया। फिर क्या, एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने डोटासरा पर वार किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नेहरू गांधी परिवार पर कटाक्ष किया तो नेता प्रतिपक्ष ने महाराणा की जीवन संघर्ष की याद दिलाई। मेरे ख्याल से कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो नेहरू गांधी खानदान के अलावा किसी को महान मानते नहीं है और उसके बाद किसी को महान मानते हैं तो अकबर जैसे, औरंगजेब, इस तरीके के लोग उनकी नजर में महान है। अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना।
जो आते ही आया था वो यहाँ घूमने नहीं आया था। सिर्फ सत्ता का संघर्ष, उसके बलिदान को सत्ता का संघर्ष कहना निश्चित रूप से कांग्रेस की जो देश तोड़ने वाली मानसिकता है और कांग्रेस की जो सत्ता की भूख है वो दर्शाती है। उन्होंने महाराणा प्रताप और अकबर महान और अकबर को महान बताने की बात कही है। नागौर में जो उन्होंने बयान दिया कि अकबर और महाराणा प्रताप के अंदर संघर्ष सत्ता का था, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। महाराणा के स्वर्णतम इतिहास को कलंकित करने का जो प्रयास किया है, वास्तव में इस प्रकार के लोग कांग्रेस का स्वभाव रहा है कि वह देश के वीरों का अपमान करती आई है। देश के वीर चाहे कुछ भी हो, लेकिन वोटों को प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रही है कि अल्पसंख्यकों को खुश रखा जाए। बीजेपी ने पूरे मुद्दे को धार्मिक रंग देते हुए कांग्रेस पर घेराबंदी तेज की, तो कांग्रेसी भी पीसीसी चीफ के बचाव में उतर आए। बीजेपी की आदत हो गई है, एक जैसे बीजेपी के नेता ऐसे हो गए हैं जैसे किसी चीज़ को लपकने वाले लोग होते हैं। हमारे जयपुर में टूरिस्ट आता है, उस टूरिस्ट के आते ही उसके आगे पीछे गाइड उसको लपकने लग जाते हैं। वो आदत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो गई है। महाराणा प्रताप राजस्थान के ही नहीं देश के हम सब की वीरता के प्रतीक थे और उनका संघर्ष जो था वो हम सब ने देखा है, किस प्रकार से उन्होंने वीरता का परिचय दिया। ये हम बचपन से पढ़ते हैं, किंतु भाजपा की सोच है कि वो इतिहास की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है, जिसमें कभी वो कामयाब नहीं हो पाए। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध पर दिए गए अपने बयान पर डोटासरा जब घिरने लगे तो फौरन बैकफुट पर आए और ट्वीट कर नागौर में दिए गए अपने बयान पर सफाई दी। डोटासरा ने ट्वीट कर कहा कि महाराणा प्रताप की महानता पर किसी को भी रत्ती भर शक नहीं है। वे महान थे और रहेंगे, लेकिन मेवाड़ की सत्ता के लिए हुए हल्दीघाटी युद्ध में अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की स्वाभिमान की लड़ाई को बीजेपी ने किताबों में हिंदू मुस्लिम का युद्ध बताकर बच्चों में जहर बांटने का काम किया। शर्मनाक। वहीं महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को लेकर इतिहासकारों का अलग मत है। इतिहासकारों का कहना है कि महाराणा ने सत्ता के लिए नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी थी। प्रताप ने पूरे भारत देश के लिए संघर्ष किया है, एक संस्कृति के लिए संघर्ष किया है, एक नैतिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया है। और चूंकि मेवाड़ उनका स्थान था, इसलिए मेवाड़ की दृष्टि से भी उसको देखा जाता है। तो प्रताप का संघर्ष तो सत्ता पाने का, सत्ता मिलने का, सत्ता बचाने का, सत्ता प्राप्त करने का, इस तरह का कोई भी संप्रत्यय प्रताप के जीवन में, प्रताप का इरादा ऐसा कभी भी नहीं था। प्रताप ने जो संघर्ष किया है, प्रताप के पैरों में सत्ता आके 4-4 बार लौटी है। अकबर के द्वारा 4-4 बार प्रपोजल भेजे गए हैं कि आपको वहां का सत्ताधीश रहने दिया जाएगा, आपको मनसबदारी और भी दी जाएगी, आप एक बार मेरी गुलामी स्वीकार कर लें। तो यहां पर प्रश्न अगर सत्ता का होता तो प्रताप के पास सत्ता थी, सत्ता हमेशा बनी रहने वाली थी। प्रताप को जब राजकुमार थे, बड़े राजकुमार थे, जब उनको सत्ता नहीं सौंपी गई, छोटे भाई को सत्ता दे दी गई जगमाल को, तब भी प्रताप ने बड़े होने का हक नहीं जताया सत्ता के लिए। ये पहला मौका नहीं है जब डोटासरा ने महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर विवादित बयान दिया हो। मंत्री पद की शपथ लेने के दौरान भी डोटासरा ने दोनों के महान होने पर कहा था कि ये तो एक्सपर्ट तय करेंगे कि कौन महान है। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर अपनी सफाई भी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। कोटा की बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरा कोटा शहर नाराज है। खाकी के इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आरोपी कोचिंग टीचर पुलिस की पकड़ से अब तक क्यों बाहर है। कोरोना की पाबंदियां खत्म होने के बाद हमेशा की तरह वो टीचर के घर ट्यूशन पढ़ने पहुंची थी, लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि टीचर के वेश में बैठा भेड़िया उसकी हत्या का मंसूबा बनाए बैठा है। बाबा बनने के लिए ट्यूशन टीचर बना हैवान। रस्सी से बांधा, फिर शरीर पर दागा,
नाबालिग छात्रा की ले ली जान। कोटा के शैतान टीचर से सावधान। कोटा शहर का ये वही इलाका है जो 13 फरवरी को एक छात्रा की निर्मम हत्या के बाद दहल उठा। वो घर से खुशी खुशी कोचिंग क्लास के लिए निकली, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। इसी कोचिंग के कमरे के अंदर खिड़की में उसकी लटकी हुई लाश मिली। 13 फरवरी को 9वीं क्लास की छात्रा कोचिंग के लिए गई थी। दोपहर करीब 12 बजे कोचिंग के अंदर छात्रा की लाश मिली थी। नाबालिग छात्रा के हाथ पैर बंधे थे, शरीर पर चोट के कई निशान थे। जो भी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफएसएल के आधार पर मिली और उसके बाद अभय कमांड सेंटर और पीसीआर ने उसकी लोकेशन खंगालने के लिए जो भी संभावित प्रयास हो सकते हैं वो किए हैं। हमारे पूरे ज़िले की टीमें उसको ट्रैक करने में लगी हुई हैं। भोला भाला और मासूम सा नजर आने वाला कोचिंग का टीचर था, लेकिन इरादे इतने घिनौने थे कि किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था। हत्याकांड के बाद पड़ोसी भी हैरान हैं कि धर्म कर्म और पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला गौरव शैतानों वाला काम भी कर सकता है। आरोपी गौरव जैन एमटेक तक पढ़ाई कर चुका है। 5 साल पहले बाबा बनने के लिए घर से भाग चुका है। इस दौरान वो किसी तांत्रिक के संपर्क में भी आया था। गौरव 3 साल से घर में कोचिंग क्लास चला रहा था। मृतक छात्रा के परिवार को पड़ोसी ट्यूशन टीचर पर इतना विश्वास था कि वो सेंटर पर एकमात्र बच्ची होने के बावजूद भी अपनी लाडली को पढ़ने के लिए बेझिझक भेज दिया करते थे। वारदात के दिन जब आरोपी ट्यूशन टीचर के परिवार को किसी शादी में जाना था, तभी वो मीटिंग का बहाना बनाकर घर पर रुक गया और प्लान के मुताबिक छात्रा को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए अकेले बुला लिया। और वो दोनों ने ताला तोड़ा तो सामने में कुड़ी का गला घोट के हाथ पे बांध के पटक रखा था। कितने बजे निकले? 10:30 बजे की थी ट्यूशन। राजू गौरव जैन जैन समाज के रगड़ने के वगैरह सब निशान है। पूरे पुजारी को छोड़ना, बस आप लोगों से ये बात मांगता हूं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बस तब बुरी से बुरी सजा दो भगवान। परिवार या बच्चे को ट्यूशन भेजता है तो वो पहले उस जगह की जानकारी करे, ये किस तरह का आदमी है, यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, इस तरीके की जानकारी करके अपने बच्चों को भेजे। क्योंकि 1-2 स्टूडेंट या 4-5-10 स्टूडेंट यहाँ पर हो, वहाँ पर कतई नहीं भेजें। इधर छात्रा की हत्या के बाद से पूरा शहर गुस्से में है। परिवार के साथ साथ व्यापारियों और वकीलों तक में वारदात को लेकर नाराजगी है। इंसाफ की मांग को लेकर शहर भर में धरना प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च निकाले गए। एक दिन के लिए पूरे शहर को बंद भी रखा गया। कुछ भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ को मानसिकता उसकी अपराधी प्रवृत्ति की हुई, तभी ये सब किसी बात को हम नहीं मानते। हम इस बात को मानते हैं कि उसने जिस तरह से उस बच्ची के साथ बर्ताव किया, वो कोई धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, वो अपराधी था और उसको सजा मिलना चाहिए, वो भी फांसी। लड़कियों को बचपन से ही तलवार लठ या ऐसे बहुत सेल्फ मतलब अपनी आत्मरक्षा करने के, तो शायद ऐसी घटना नहीं हो। हमारा यही कहना है कि बच्चियों की सुरक्षा केवल एक पर्सन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और इसको हमें दिल से आत्मा से निभाना होगा। जो बेटी है शहर की, जिस तरह से उसके साथ अपराध हुआ है और आज दिन तक वो पकड़ाई में नहीं आया, हम सब सिर्फ और सिर्फ इसी मांग को लेकर के आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरा शहर बंद है। हत्याकांड के बाद से ही आरोपी ट्यूशन टीचर गौरव जैन फरार है। पुलिस उसे जमीन आसमान कर तलाश रही है। आखिरी बार उसे नॉर्दर्न बाईपास के पास सीसीटीवी में देखा गया था। हत्या के बाद जिस स्कूटी पर वो सवार हुआ था, वो स्कूटी गामच फाटक के पास लावारिस मिली थी। वो स्कूटी से भागा था, तो क्या कुछ लोकेशन मिली है स्कूटी की या स्कूटी ट्रेस कर पाए? काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, उसको मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी ये अनुसंधान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण साक्ष्य का मामला है। क्या हुआ था कोचिंग में उस दिन, इस रात से पर्दा उठना
अभी भी बाकी है। पुलिस भले ही इसे नॉर्मल हत्या मानकर चल रही है, लेकिन मृतका के शरीर पर चोट के निशान, हाथ पैर बांधकर खिड़की से लटकाई गई लाडली की लाश चीख चीख कर दरिंदगी की दास्तां को बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।